नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ कुशल होंगे। पिछली कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज, नगर निकाय, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूची का अध्ययन किया था। अब इसी कड़ी के क्लास को रेगुलर करते हुए हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। वास्तव में प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल संविधान का सार है, यह संविधान का निचोड़ है, यह संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कही जाती है। अगर हम लोग प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। इसके बाद हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता जैसे महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें जानना चाहिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? अगर हम बेरुबारी संघवाद के केस को देखें तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि सन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ के केस में ऐतिहासिक फैसला आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जबकि इसके पहले बेरुबारी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में संशोधन करने से मना कर दिया था। कहा इसमें संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती केस में कहा यह संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। और मूल ढांचा क्या होगा मैं बताऊंगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट बताएगा मूल ढांचा क्या है। तो दोस्तों, 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत सरकार ने सन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया, जो एकमात्र संशोधन है पूरे प्रस्तावना में, 42वें संशोधन द्वारा सन 1976 में। और इस संशोधन द्वारा 3 नए तत्व जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से। प्रस्तावना में कितने तत्व जोड़े गए संशोधन द्वारा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 तत्व जोड़े गए। अब सवाल यह पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो दोस्तों, मूल संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका मतलब है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, तब यह तीन तत्व इस संविधान में सम्मिलित नहीं थे। यह 1976 में आए हैं। तो दोस्तों, अब हम संविधान की प्रस्तावना के अंदर की बात देखें तो प्रस्तावना से हमें 3 बातों का पता चलता है कि प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है,
संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का लक्ष्य क्या है। तो इन तीन तत्वों का विशेष रूप से पता चलता है। संविधान की पहली लाइन हम लोग जब देखते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया से दो बातों का पता चलता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है, और अंतिम सत्ता किसमें सम्मिलित है, जनता में ही निहित है। हम लोग जानते हैं जब हम लोगों को स्वराज नहीं मिला था तो ब्रिटिश हुकूमत हम पे शासन कर रही थी, वही नियम कानून बनाती थी, वही न्यायपालिका थी, वही विधायिका थी। तो जो भी कानून बनाए जाते थे ब्रिटेन की सरकार बनाती थी, जबकि उद्देशिका के माध्यम से हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि यहाँ जो जनता है वह सर्वोच्च स्वामिनी है, वही शासक है, वही शासित है। तो इस तरह से हम भारत के लोग से पता चलता है कि जो संविधान है, संविधान भारत की जनता ने बनाया है, न कि ब्रिटेन की सरकार ने बनाया है। इसके बाद दोस्तों, संविधान के स्वरूप के बारे में चर्चा करें तो जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मिलता है, संपूर्ण प्रभुत्व। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन। दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि आंतरिक और बाह्य रूप से हमारा देश, हमारी सरकार संप्रभु है। अब हमारी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण हमारी सरकार करेगी, न कि लंदन की सरकार करेगी। इसके पहले हमारी विदेश नीति, हमारी गृह नीति, हमारी आंतरिक नीति में ब्रिटिश हुकूमत का दखल होता था, लेकिन अब हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व हो चुके हैं। इसलिए अब हमारा जो संविधान बन रहा है, जो संविधान की सत्ता है, जो संविधानिक सरकार है, वह संपूर्ण प्रभुत्व है। जो अगला शब्द है दोस्तों, समाजवादी, सोशलिज्म। यह सरकार के स्वरूप को इंगित करता है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप क्या होगा। समाजवाद एक व्यापक शब्द है। समाजवाद वह कार्ल मार्क्स से भिन्न समाजवाद है। हमने जो समाजवादी स्वरूप अपनाया है, पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समता स्थापित करना, गरीबों का कल्याण करना और आर्थिक विषमता को दूर करना। अगला जो शब्द है दोस्तों संविधान में, पंथ निरपेक्ष। जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द उल्लिखित किया गया है, इसका अर्थ है कि जो राज्य है वह राज्य का कोई निजी धर्म नहीं है। राज्य का कोई निजी धर्म नहीं है, अर्थात राज्य न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वह धर्म राज्य नहीं है, वह सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण देगा, पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर देगा। तो पंथ निरपेक्ष की घोषणा या धर्म निरपेक्ष की घोषणा साफ साफ भारत की संविधान की प्रस्तावना में की गई है। फिर लोकतांत्रिक शब्द है। लोकतांत्रिक का शब्द दोस्तों बहुत सरल है, सभी लोग जानते हैं। लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। इसी शब्द को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था। तो लोकतंत्र हमारे संविधान का प्राण तत्व है। इसके बाद गणराज्य शब्द आता है या रिपब्लिक। दोस्तों, हमने ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन
हमने जो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पद को अपनाया है, उसमें राष्ट्रपति के पद को वंशानुगत रूप में नहीं अपनाया है, बल्कि उसको निर्वाचित रूप में अपनाया है। इसी का अर्थ होता है गणराज्य। गणराज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जिस राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है एक निश्चित अवधि के लिए। भारत का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वह राष्ट्रपति महोदय हैं। वह निर्वाचित होते हैं, 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। जबकि ब्रिटेन के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, राजा या रानी, वो निर्वाचित नहीं होते हैं दोस्तों, वह वंशानुगत होते हैं। तो गणराज्य से तात्पर्य है जिस देश का प्रमुख निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों, संविधान का स्वरूप इस तरह से है। जबकि संविधान के लक्ष्य के बारे में देखें तो संविधान के लक्ष्य क्या है? न्याय स्थापित करना। कितने तरह की न्याय? 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक न्याय नहीं है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कौन सा न्याय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, तो धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सम्मिलित है। न्याय स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया गया है। 5 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि समानता की बात 2 तरह से की गई है: अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। फिर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, एकता और बंधुत्व की बात की गई है। तो दोस्तों, संविधान के लक्ष्य में प्रस्तावना के अंतर्गत 3 तरह के न्याय की बात की गई है, 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 तरह के समानता की बात की गई है, फिर व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। तो इस तरह से प्रस्तावना के शक्ति का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का लक्ष्य स्पष्ट होता है। दोस्तों कुछ प्रसिद्ध कथन भी हैं विद्वानों के, जैसे महान विद्वान हैं ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव प्रस्तावना के संदर्भ में कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है। ठाकुर दास भार्गव का कहना है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जबकि भीमराव अंबेडकर का कहना है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना न होकर अनुच्छेद 32 है। भीमराव अंबेडकर का कहना है संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। एक महत्वपूर्ण विद्वान है के.एम. मुंशी, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने संविधान प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, के.एम. मुंशी महोदय ने। जबकि जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 के 1 को संविधान की आत्मा बताया है। तो दोस्तों इस तरह से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताने वाले कुछ विद्वान हैं। कुछ विद्वान प्रस्तावना से अलग हट के दूसरे चीजों को संविधान की आत्मा बताने वाले भी हैं। जबकि सामान्यतः अगर सवाल पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो दोस्तों प्रस्तावना ही वास्तव में संविधान की आत्मा है। फिर जाता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा लिया है, और अमेरिका से प्रस्तावना का विचार या कॉन्सेप्ट हमने लिया है। फिर सवाल आता है दोस्तों, क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? तो दोस्तों
ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। दोस्तों, हमने प्रयास किया है इस प्रस्तावना को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाने का। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं से कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप लोग इस संदर्भ में अपना कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।